आज से हम क्रिमिनल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका जो पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ क्राइम एंड नेचर ऑफ क्राइम। अहम टॉपिक, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये आ चुका है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जी क्राइम की डेफिनेशन क्या है, इसकी नेचर क्या है। सो ये चीजें जो है ना हम आज की वीडियो में देखेंगे। अगर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखें तो क्योंकि आपने अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज हमेशा मेंशन किया करें क्योंकि आपका क्रिमिनल लॉ है और इसका पहला टॉपिक क्राइम है, तो आपने क्रिमिनल लॉ के बारे में भी कुछ बताना है। अब क्रिमिनल लॉ है क्या? देखें, क्रिमिनल लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर जो क्राइम होता है और क्राइम से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर या कवानीन या रूल्स रेगुलेशन या स्टेच्यूज या ऑर्डिनेंस हैं, इन सबको ये डील करता है। मिसाल लेते हैं, एक शख्स ने क्राइम किया। अब क्राइम किया तो अब उसको साबित करना पड़ेगा, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, उससे सवाल जवाब की जाएगी, उसका इंटरोगेशन होगा, उसके अलावा एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, उसको अदालत में पेश किया जाएगा। ये सारी की जो सारी चीजें हैं ये कहाँ पे आपको मिलेंगी? क्रिमिनल लॉ के अंदर। उसके बाद इसको क्या सजा मिलेगी, इसको क्या सजा देनी चाहिए, इसने क्या क्राइम किया है, कितनी बार किया है, अगर फाइन है तो फाइन कितना लगे, अगर उसको आपने जेल के अंदर डालना है, कैद करना है, तो कितने दिनों तक उसको कैद में रखना है। ये सब चीजें आपको कहाँ पे पता चलती हैं? क्रिमिनल लॉ के बारे, क्रिमिनल लॉ के जरिए आपको सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है, ये तो हो गया बुनियादी एक, यानी कि क्रिमिनल लॉ के बारे में हमने बात की। वैसे क्रिमिनल लॉ के अंदर दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। एक रहता है कवानीन, रूल्स, सॉरी, स्टेच्यूज एंड ऑर्डिनेंस, जिसमें ये लिखा होता है कि भाई फला चीज अगर आप करोगे तो क्राइम तस्वर होगा, इसकी इतनी पनिशमेंट, इसका इतना फाइन, ये। और साथ में जो दूसरी चीज अहम होती है वो उसका होता है प्रोसीजर, कि किस रूल्स के जरिए, किस प्रोसीजर के जरिए उसको सजा दी जाएगी, किस तरीके से एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। ये दो चीजें अहम होती हैं। अब जब क्रिमिनल लॉ की हम बात करते हैं तो फिर जाहिर बात है सबसे पहली चीज तो हमारे जहन में यही आती है कि फिर भाई क्राइम है ही क्या चीज। तो क्राइम को अगर इंट्रोडक्शन दिया जाए तो क्राइम में हम ये बात कर सकते हैं कि यार ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी चीज है जो वक्त के साथ तब्दील होता है। ये कॉन्सेप्ट कभी हमेशा ये स्टेटिक आपको नजर नहीं आएगा, ये वक्त के साथ तब्दील होता है। मतलब इसकी मीनिंग या इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जगह, कहीं ना कहीं हवाले से ये चीज तब्दील होती है। तब्दील ना हो तो मॉडिफाई, इसके अंदर कुछ न कुछ चेंजिंग्स आती रहती हैं। सो बेसिक तो कॉन्सेप्ट ये है, और ये सोशल फैक्टर है। क्राइम एक सोशल फैक्टर है, ये माशरे का एक अहम जुज है। कोई भी माशरा हो उसमें क्राइम जरूर होता है। वो क्राइम फिर कम है या ज्यादा है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, कम है या बिल्कुल नॉर्मल है, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्राइम होता है, हर माशरे में होता है। कुछ क्राइम्स कुछ मुल्कों के अंदर यानी कि सुसाइड अटैक्स होते हैं, तो किन माशरे के अंदर छोटी सी चीजें चोरी की जाती हैं, छोटी सी यानी कि मामूली सा क्राइम किया जाता है। तो क्राइम, कोई भी क्राइम हो, छोटा या बड़ा, लेकिन होता जरूर है। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब हम जरा इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्राइम की डेफिनेशन है क्या। सबसे पहले कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत मरतबा बात की जाती है, और आज तक उसके ऊपर बहस और डिस्कशन चल रही है। और जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स हैं, और तो वो आज तक किसी भी एक डेफिनेशन के ऊपर नहीं पहुंचे कि यह क्राइम की एक्चुअली डेफिनेशन होनी क्या चाहिए। यानी यूनिवर्सल डेफिनेशन कोई नहीं है दोस्तों। मतलब सब ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन कोई एक डेफिनेशन के ऊपर लोग जो है ना वो यानी कि एक पेज पे नहीं आए कि हाँ बस ठीक है यार, ये एक डेफिनेशन को पकड़ लो, ओके हो गया। अच्छा, लेकिन क्योंकि इसके डेफिनेशन के भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, कुछ लोग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बयान करते हैं, कुछ लोग सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करते हैं, कुछ लोग इसको मोरल वैल्यूज की नजर से देखते हैं कि क्राइम क्या है, और कुछ लोग जो है ना उसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। लेकिन हमने क्यों, हम लॉ पढ़ रहे हैं, एलएलबी पढ़ रहे हैं, तो हमने ज्यादातर क्रिमिनल लॉ के अंदर इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन को जांचना होता है, देखना होता है। पहले अगर शुरू करेंगे, क्राइम वर्ड जो है ना एक क्रीमन वर्ड से निकला जिसका मतलब है चार्ज या ऑफेंस। उसके बाद अगर हम इसकी कोई आम सी डेफिनेशन लें तो सिंपल एक डेफिनेशन ये बनती है कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जो किया जाए या नहीं किया जाए और जिससे एक ऑफेंस जनरेट हो, यानी किसी को आपने कुछ नुकसान दिया हो, बुरा भला कहा हो या बुरा किसी के साथ बुराई की हो, एंड पनिशेबल बाय लॉ, यानी और उसके लिए कोई सजा भी मुकर्रर हो।
ये ऐसा ही है कि आपने एक कानून बनाया, इस कानून में लिखा हुआ है कि भाईजान अगर आपने सिग्नल अपने ट्रैफिक सिग्नल को अगर आपने तोड़ा तो आपको जनाब 5,000 10,000 की सजा मिलेगी, आपको फाइन किया जाएगा। तो अब ये कानून के अंदर पनिशमेंट भी लिखी हुई है। सो क्राइम में पनिशमेंट बहुत जरूरी है। अगर पनिशमेंट नहीं लिखी हुई, पनिशमेंट का कोई पता ही नहीं है कि पनिशमेंट है भी नहीं, तो वो फिर क्राइम की पूरी डेफिनेशन के अंदर वो चीज फॉल नहीं करती। अच्छा जी, इसके अलावा हम अगर इसको इस तरह कहेंगे, क्राइम एक्चुअली एक अनलॉफुल एक्ट है। अनलॉफुल, अनलॉफुल में गैर कानूनी, यानी जो कानून जिसकी इजाजत नहीं देता। यानी बात इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो चीज कानून के अंदर दर्ज होगी, कहीं ना कहीं लिखी होगी किसी न किसी रूल बुक के अंदर या एक्ट के अंदर कि भाई ये काम मना है, नहीं करना, अगर करोगे तो इसकी ये सजा मिलेगी। सो सजा और साथ में मना किया गया हो जिस काम से, और या फॉरबिडन हो, और साथ पनिश्ड बाय स्टेट लॉ, और जिसकी पनिशमेंट मौजूद। अगर पनिशमेंट किसी काम की मौजूद नहीं है तो भाई फिर तो आप क्राइम की वो डेफिनेशन के अंदर पूरी चीज नहीं उतरती। इसको अगर बिल्कुल आसान अल्फाजों में बताऊं एक लेमैन की तरह, तो ये देखेंगे कोई भी ऐसा काम जिससे पब्लिक वेलफेयर मुतासर हो, एक जो आवाम है उसकी डिस्टर्बेंस हो, वो क्राइम कहलाता है। आप रोड पे खड़े होके लोगों को रास्ता रोक लें, ये भी क्राइम है। लोगों को बुरा भला कहे, लोग कोई भी काम कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहा है, मतलब आपकी कोई भी ऐसे काम एक्टिविटी से जिससे पूरा का पूरा मुआशरा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाए, वो क्राइम की डेफिनेशन में वो चीज आती है। ये तो होगी डेफिनेशन ऑफ क्राइम। इसको मजीद अगर हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारा जो फोकस है आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन है, सो हम इसको आज जरा डिटेल से देखेंगे। अच्छा जी, बोर्ड वर्सेस ओमेन एक केस था 1957 में। उसमें लॉ टक्कर ने क्या बोला, उन्होंने ये बताया कि एन अनलॉफुल एक्ट, ठीक है, जो ऑफेंस ऑफ पब्लिक, और जिसके बाद वो शख्स जो है ना, आप उससे कहें कि आपने अब ये बुरा काम किया है, आपकी इस काम की वजह से पब्लिक यानी कि मुतासर हुई है, और ठीक है, और अब आप जो है ना अब आपको एक लीगल पनिशमेंट दी जाए। यानी आपका ऐसा काम जिससे वेल्फेयर, जैसे पब्लिक मुतासर हो और साथ में उसकी पनिशमेंट हो लीगली, तो वो हम बोलेंगे उसको क्राइम। अब इस डेफिनेशन के ऊपर भी लोग बड़ी क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा जी, आपने पनिशमेंट का तो जिक्र कर लिया, लेकिन बाजू का कुछ क्राइम ऐसे भी होते हैं जिसमें सजा नहीं दी जाती। यस दोस्तों, सजा नहीं दी जाती उसमें। एक्चुअली आपको जो पनिशमेंट होती है उसका मकसद सिर्फ यानी रेट्रोस्टेटिव जस्टिस होता है। इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली आपका फोकस ये होता है कि यार किसी तरीके से इस बंदे को सुधार दिया जाए। मिसाल के तौर पे टीन एज के अंदर अगर कोई बंदा गलत काम करता है, कोई नशा करता है, कोई ड्रिंक कर, मतलब कुछ ऐसा काम करता है, तो आप क्या करते हैं, उसको पनिश नहीं करते बल्कि उसको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं, जहाँ पे उसकी उसकी ग्रूमिंग की जाती है, उसको ट्रेनिंग की जाती है, उसको 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 समझाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसको उसको पॉजिटिव एक इंसान बनाया जाता है। तो ये कहते हैं कि जी जरूरी नहीं है कि क्राइम के अंदर पनिशमेंट का भी हो। बाजूकात कुछ पनिशमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी बेहतरी होती है, सो वो पनिशमेंट नहीं तस्वर होती। वो आपको आपके लिए बस एक किस्म की आपकी ट्रेनिंग की जाती है कि चलो जी बच्चा था, इससे गलत काम हो गया, अब आप इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिए, वहां पे इसकी ग्रूमिंग होगी, इसको सिखाएंगे, इसकी ट्रेनिंग होगी। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आप किसी एकेडमी में जाके अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, एक ट्रेनिंग की जाती है जिस तरह आर्मी की ट्रेनिंग होती है, इस तरह की वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में और उसका मिजाज देखा जाता है, उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, उसकी ग्रूमिंग की जाती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है। सो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो डेफिनेशन के अंदर अगर आप पनिशमेंट का हर वक्त जिक्र करेंगे तो पनिशमेंट होती है, ठीक है, क्राइम के अंदर, लेकिन बाजूकात पनिशमेंट के अलावा कुछ और चीज भी दी जाती है। वो ये होता है कि आपको जो है ना पनिश नहीं किया जाता, बल्कि आपके उस जो आपके अंदर जो बिहेवियर है उसको बेहतर किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। सो ये भी चीज यानी हमारे सामने पेश आती है। अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको एक बुनियादी टच दे दिया कि डेफिनेशन ऑफ क्राइम जो है ना वो उसके ऊपर कोई यूनिवर्सल लोग जो है ना एक पेज पे नहीं है, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है और सबने अपने अपने हिसाब से उसको डिफाइन किया है। अब अगर हम मुख्तलिफ जो ज्यूरिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन उठा के देख लें तो कमोबेश वैसे एक ही जैसी मालूम होती है। जैसे बेंथम है, उसने कहा है कि ऐसे ऑफेंसेस जिसको आपके जो लेजिस्लेचर है, आपके जो आपका कानून बनाते हैं, एमएनएस एमपीएस, जिन्होंने मना किया हो, तो वो यानी कि क्राइम है। इसी तरीके से स्टेफन कहते हैं कोई भी ऐसा एक्शन जो कानून ने उसके लिए आपको मना किया हो और साथ में उस काम करने की वजह से माशरे के अंदर मोरल सेंटीमेंट पैदा हो और लोग कहें कि यार ये तो बद इखलाक बंदा है, यानी मोरली उसको बुरा समझा जाए, तो उसको क्राइम बोलेंगे। इसके अलावा पैटर्न साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी काम अगर यानी कि जिसके जरिए जिस वो काम यानी स्टेट के पास पावर हो जिसको कंट्रोल करने को, स्टेट बस जिस चीज के ऊपर आपको स्टेट या रियासत या मुल्क सजा दे, पेनल्टी लगाए, पनिश करे, वो चीज क्राइम होती है।
अब आप ये देख रहे हैं सबने अपने अपने अंदाज में डिफाइन किया, लेकिन मतलब एक ही निकल रहा है क्राइम का। अच्छा जी, अब सबकी डेफिनेशन यानी कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, हर एक ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। अब जिस तरह टेरेंस मॉरिस है, उन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं कि जी क्राइम कोई एब्सोल्यूट लाइक सिन, यानी कोई सिन की तरह नहीं, कोई गुनाह नहीं है ये मतलब तब्दील होता रहता है, बाज़ औक़ात आप कर लेते हैं, कब नहीं होता, मतलब ये वेरी करता है। ये ऐसे नहीं है कि आप इसको बस एक वो समझा दें कि यार ये पत्थर के ऊपर लकीर है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ क्राइम ऐसे थे, यानी कि आज से 30-40 साल पहले जो क्राइम समझे जाते थे, आज वो काम क्राइम नहीं समझे जाते, बल्कि वो क्राइम की लिस्ट से निकल चुके हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिसाल मिल सकती हैं। सो वो कहते हैं कि एक्चुअली जो क्राइम है ना, वो आपके बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। जब आपका बिहेवियर तब्दील होता है तो क्राइम की नेचर भी तब्दील होती है। सही है, मिसाल के तौर पे आजकल क्या हमारा बिहेवियर, आज हम ज्यादातर ऑनलाइन अपना वक्त स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सारी चीजों के ऊपर। तो आजकल ज्यादातर जो क्राइम आपको नजर मिलते हैं, आपको वो यानी कि सोशल फोरम्स के ऊपर नजर आते हैं। आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी आईडीज को हैक करते हैं, आप जो है ना फेक न्यूज, फेक ऑडियो, फेक वीडियोस लगा के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनको मतलब उनके हरासमेंट के मामला आता है। अब ये देखें ना, आपका बिहेवियर डिजिटली तब्दील हो गया तो क्राइम की नेचर भी तब्दील हो गई। अच्छा जी, अब ये तो हो गया डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को मजीद हम एलोबरेट करेंगे कि इसकी डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं क्राइम के। पहला पर्सपेक्टिव है लीगलिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि अगर आपके मुल्क ने कोई एक लॉ बनाया है, क्रिमिनल लॉ बनाया है, उसके अंदर अगर उन्होंने ये लिख दिया कि ये जी काम करना जो है ना क्राइम तस्वर होगा और इसकी पनिशमेंट होगी, तो वो एक लीगलिस्टिक उसकी डेफिनेशन है। फेडरल गवर्नमेंट हो गई, लोकल जुरिस्डिक्शन, मुख्तलिफ इलाकों में लोकल, यानी जिस लेवल की भी जिस जो है ना वो हायरार्की की गवर्नमेंट होगी, उसने जो जो अपने कवानीन बनाए होंगे, उसकी एक डेफिनेशन उन्होंने बताई होगी आपको, आपके अपने रूल बुक के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है, पॉलिटिकल डेफिनेशन भी है कि बहुत सारे पावरफुल लोग जो है ना यानी कि क्राइम को यूज करते हैं अपने आप को यानी मजीद पावरफुल बनाने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे प्राइस फिक्स कर दी, इकोनॉमिक क्राइम्स आ जाते हैं। आप मतलब ये है कि लोगों के ऊपर बिला वजह बर्डन डाल दें, महंगाई कर दें, चीज़ें महंगाई कर दें, बिला वजह जो है ना आप किसी को जो है ना कर्ज के अंदर मुब्तला कर दें। अनलॉफुल अनसेफ वर्किंग कंडीशन हो, आपको एक लोगों ने कहा है कि जी 8 घंटे आप काम लें, लेकिन आप 12-20 घंटे काम लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो ये भी किस्म का क्राइम है। न्यूक्लियर वेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को ना मुख्तलिफ छोटे गरीब मुल्कों में, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर फेंक दिया जाता है, तो उससे सारी बीमारियां फैलती हैं, लोग डिसेबल हो जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि अपना फायदा देखते हैं। इसी तरीके से वार मेकिंग के अंदर बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, और जो आप ये वेपन्स बनाते हैं, तो उससे भी एक माहौल, आपका एनवायरमेंट डैमेज होता है, और उससे भी इंसान मुतासर होते हैं, बीमारियां फैलती हैं स्किन वगैरह की, डोमेस्टिक वायलेंस, ईटीसी। सो ये एक इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है। इसका एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है। मिसाल के तौर पे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, मेडिकल सर्विस, चैलेंजिंग वर्क, ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये भी एक्चुअली आपको ना मजबूर करती है। मिसाल को सोशल, हम जो है ना बाज़ औक़ात है अपना अपनी 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 फूड और शेल्टर को इतना सोशलाइज कर देते हैं, और उसके अंदर ये होता है कि हम वायोलेशन करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। यानी मिसाल के तौर पे किसी को फूड नहीं दिया, जी एक फंडामेंटल राइट है, हर इंसान को एक शेल्टर हो, घर होना चाहिए, लेकिन किसी को मिलता नहीं है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्या होगा, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होगा। अच्छा जी, गवर्नमेंट के कानून के अंदर लिखा हुआ है कि हर एक इंसान को मेडिकल सर्विस मिलनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, लेकिन आप पैसे लेके देते हैं, ये भी किस्म का क्राइम है। तो ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है क्राइम की डेफिनेशन का। इसके अलावा साइकोलॉजिकल है, जिसको मोरलिस्टिक बोलते हैं। कुछ लोग हैं ना, वो क्राइम्स को साथ में मोरलिटी के साथ भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डिबेट जनरेट होती है, और बड़ी कंफ्यूजिंग भी होती है। वो कहते हैं कि दरअसल हर वो चीज जो इखलाकियात के हवाले से गलत है, वो क्राइम तस्वर की जाती है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ये हमारे यहाँ एक मॉरल वैल्यूज हैं। अगर हमारे घर में पेरेंट्स आते हैं या हमारे बड़े आते हैं, तो हम खड़े हो जाते हैं अदम में, उनको रास्ता देते हैं, उनको सीट देते हैं, ठीक है, उनके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करते, उनके साथ बदतमीजी नहीं करते। दिस इज अ मॉरल थिंग्स, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये अगर आप कुर्सी नहीं भी देते, उठ खड़े भी नहीं होते, तो ये भी मतलब आप नहीं कर, एक्चुअली ये मॉरल एथिक्स के तो खिलाफ है, लेकिन साथ साथ में आपने क्राइम भी किया। वो कहते हैं कि जब आप मॉरलिटी को फॉलो, इखलाकियात को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब ये कि आपने क्राइम किया। यानी अगर मैं किसी बड़ा कोई मेरे घर में आता है, उसको मैं सलाम नहीं करता, उसको जगह नहीं देता, उसको रेस्पेक्ट नहीं देता, तो ये उन लोगों की नज़र में जो साइकोलॉजिकल और मॉरलिस्टिक व्यू जो है क्राइम को, उसको जो डिफेंड करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो सन बंदे ने क्राइम किया है। ये मैं आपको बिल्कुल ना आसान करके इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसकी नेचर क्या है। अच्छा जी, नेचर के हवाले से एक बहुत मशहूर एक फिलोसोफर है, ज्यूरिस्ट भी है, एमिली डर्कम। उन्होंने कहा है कि दरअसल नेचर की क्राइम, नेचर है क्राइम की, उसके हवाले से उन्होंने 3 बड़े क्लेम किए हैं।
नंबर वन कि क्राइम नॉर्मल है, नंबर टू क्राइम इज इनएविटेबल, और क्राइम इज यूजफुल। क्राइम इज नॉर्मल, ये इन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से पैदा होना, शादी करना, खाना पीना, ये सारी चीजें नॉर्मल है, क्राइम भी नॉर्मल है। ठीक है, और क्राइम एक्चुअली जो है ना वक्त के साथ वेरी भी होता है, और बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर यानी कि ये मुख्तलिफ फेजेस के अंदर से गुजरता है। मतलब क्योंकि देखें ना, जैसे हम इंसान है तो हमारी हमारे हमारी हमारी एक इंस्टिंक्ट है कि हम बुरे भी हैं, हम अच्छे भी हैं, हमारे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो वो कहते हैं कि इंसान की जिबल्लत है कि वो कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है। तो ये क्राइम करना, बुरा काम करना, किसी को तकलीफ देना, क्या तो किसी को नुकसान पहुंचाना, ये इंसान की जिबल्लत का हिस्सा है। सो इट इज अ नॉर्मल, इट इज नॉट यानी एब नॉर्मल भी, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये अक्सर होता है कि हम बाज़ औक़ात कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, चोट को पहुंचाते हैं, तो कहते हैं ये क्राइम करना, क्रिमिनल एक्टिविटीज करना, ये नॉर्मल है, ये एब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, गलत है, रॉन्ग है, वो एक अलग चीज है, उसकी सजा भी है, लेकिन ये नॉर्मल बिहेवियर है, ये एक नॉर्मल भी है, ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, ये इंसान की जिबलत का हिस्सा है, इंसान के इंस्टिंक्ट है, इसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अच्छा जी, इसके अलावा बाद में ये कहते हैं कि दूसरा ये कि जो है क्राइम हमेशा रहने वाला है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते माशरे में। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि कोई एक माशरा, एक कम्युनिटी, वो सारे क्रिमिनल खत्म हो गए, सब जो है ना यानी कि अल्लाह के बंदे बन जाए, नेक बंदे बन जाए, सेंट्स बन जाए, ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर बन भी जाए तो फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना डिफरेंस रहता है, क्योंकि देखिए हर इंसान की अपनी एक सोच है, अपना एक उसका उसका जेनेटिक मटीरियल है, मेकअप है, माइंड मेकअप है। तो वो हर लिहाज से हर चीज़ को अपने हिसाब से देखता है, और हर एक अपनी अपना बैकग्राउंड है, एजुकेशन, एज फैक्टर्स, आप किस इलाके से। तो कोई भी इंसान एक जैसा सोच ही नहीं सकता। इसीलिए जब इंसान एक जैसा सोच नहीं सकता, इसका मतलब है कि इंसान के सोचने में डिफरेंस है। जब डिफरेंस है तो इसका मतलब है फिर कोई ना कोई चीज़ गलत काम तो हो जाएगी। जो चीज़ मेरी नज़र में सही है वो दूसरे के नज़र में गलत होगी, तो मैं कहूँगा यार उसने जो गलत काम किया वो क्राइम है। सो चाहे वो माशरा कितना भी परफेक्ट बन जाए तो क्राइम फिर भी रहेगा, इससे कभी भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी एक और भी उन्होंने जो कहा कि क्राइम इज यूजफुल, कहते हैं क्राइम से बड़ा फायदा भी होता है। इससे ये होता है कि मिसाल वक्त के साथ क्या होती हैं चीज़ें, बहुत सारी तब्दील होती हैं। जब क्राइम बढ़ते हैं तो फिर हमारी गवर्नमेंट के इदारे बड़े एक्टिव हो जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराते हैं, नई नई लेजिस्लेशन होती है, नई कानून बनाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ साइबर क्राइम्स का। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत सारे काम हो गए, तो क्राइम्स की जो है ना नेचर तब्दील हो चुकी है। मतलब एक बड़ा मतलब अजीब व गरीब डिजिटल किस्म के क्राइम हो रहे हैं। लेकिन उससे फिर क्या हो गया कि हम मजीद सिक्योर हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हम भी लेके आ रही हैं, सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल जो है ना एविडेंस यूज किए जाते हैं, साइंटिफिक एविडेंस यूज किए जाते हैं। तो हमारे अंदर भी जो है ना बड़ी बेहतरी आ रही है। क्राइम जितना बढ़ रहा है तो साथ साथ में जो है नई नई चीजें हम भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सही है। अब इसका एक मिसाल देते हैं कि रोजा पार्क्स एक एक अमेरिकन थी, उसने एक दफा ये किया कि वो बस में जब सफर कर रही थी तो उसने किसी वाइट मैन को जगह नहीं दी। वाइट मैन को जगह नहीं दी तो जो है ना उससे जनाब उसको अरेस्ट कर दिया गया उसी के 1955 में। और उसके बाद जनाब उसने एक मूवमेंट शुरू की, मोंटोगे मेरी बस बाइकॉट है, कोई बस किसी बस सर्विस थी अमेरिका में, उसके खिलाफ जनाब इन्होंने मुहिम शुरू की। और देखते देखते वो बंदी जनाब हीरो हो गई। पहले तो वो एक छोटी उसको उसको उन्होंने एज ए क्रिमिनल तौर पे क्राइम करके जेल में भेज दिया, लेकिन जब बाहर में निकली तो उसने मूवमेंट शुरू की, इनकलाब लेके आई, और उसको सोशल एक्टिविस्ट, मदर ऑफ सोशल एक्टिविटीज भी कहा जाता है। तो जनाब वो एक हीरो की तौर यानी कि एज ए हीरो जो के तौर पे सामने नजर आना शुरू हो गई। सो देखें वो चीज, वो हालांकि था एक क्राइम, लेकिन उस क्राइम से बहुत सारी एक जो है ना सोशल तब्दीली आई, लोगों को शऊर मिला, और ब्लैक और व्हाइट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो एक डिफरेंस था वो खत्म हो गया। और जिस तरह ब्लैक लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था अमेरिका के अंदर, वो नहीं किया गया। इसी हवाले से फिर इसके सिविल राइट्स रिवोल्यूशन शुरू हुई। सो हुआ। सो कहने का मतलब है कि जो जिस बंदी ने एक क्राइम किया था, उस क्राइम से इतनी मूवमेंट चल पड़ी कि जो जो ब्लैक लोग हैं अमेरिकन, उनको उनके अपने हकूक मिलना शुरू हो गए, उनको आइडेंटिटी मिलना शुरू हो गई, उनको लोग बराबर की नजर से देखने लगे। नहीं तो पहले जो व्हाइट पीपल थे वो उनको इंसान ही नहीं समझते थे कि यार ये पता नहीं कौन लोग हैं, जानवर हैं, जंगली हैं, ये हैं, वो हैं। वो अपने साथ बिठाते नहीं थे, खिलाते नहीं थे, अपने साथ उनको काम नहीं करने देते थे। सो जो एक क्राइम था, उस क्राइम ने एक इनकलाब बर्पा किया। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि क्राइम इज यूजफुल। सो दोस्तों, ये थी क्राइम की नेचर। तो मैंने आपको इमली डकन की जो है ना क्राइम की नेचर के बारे में 3 चीजें बताई। इसके अलावा मैंने आपकी इसकी जो डेफिनेशन के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव हैं वो बताए, लीगलिस्टिक
पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसको मोरलिस्टिक व्यू भी बोलते हैं। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन मैंने बताई, मुख्तलिफ जो जूरिस्ट हैं उन्होंने क्या बयान की, आप लिख देंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके अलावा इसकी ओवरऑल डेफिनेशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दी, और ये हमारा इंट्रोडक्शन था। और इसी तरीके से आज की वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्राइम की डेफिनेशन और क्राइम की नेचर बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।